नमस्कार। आज का राजवंश हमारा चलेगा चंद राजवंश। लास्ट में हमने पढ़ा था कत्यूरी राजवंश, और कत्यूरी राजवंश में हमने 2 पार्ट पढ़े थे। दोनों ही पार्ट क्या हो गए थे? समाप्त हो गए थे। उन 2 पार्टों के समाप्त होने पर कत्यूरी राजवंश भी समाप्त हो गया और उत्तराखंड में एक नए राजवंश का उद्भव हुआ, जिसे हम मध्यकालीन उत्तराखंड भी कह सकते हैं। यहाँ से शुरुआत हो गई मध्यकालीन उत्तराखंड की। और मध्यकालीन उत्तराखंड में 2 ही शक्तियाँ थी, एक कुमाऊँ क्षेत्र में और एक गढ़वाल क्षेत्र में। कुमाऊँ क्षेत्र में कत्यूरी राजवंश के बाद उत्पन्न हुए कौन से राजवंश? चंद राजवंश। और गढ़वाल क्षेत्र में इन्हीं के समांतर चलते हैं पवार राजवंश। ठीक है, तो पवार राजवंश बाद में पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे चंद राजवंश। तो जब चंद राजवंश खत्म हुआ, कत्यूरी राजवंश खत्म हुआ, कत्यूरी राजवंश को खत्म करने में माना जाता है कि चंदों का भी हाथ था। ठीक है, या कत्यूरी राजवंश को खत्म करके चंद राजवंश का उद्भव हुआ। हालांकि जो कहानियाँ प्रचलित हैं, लोक गाथाएँ प्रचलित हैं, उनमें कहीं पर यह नहीं लगता है कि कत्यूरी को खत्म किया, क्योंकि जब सोमचंद आया था, वह जब झूसी प्रयाग से आया था, तो यहाँ पर आने के बाद वह कत्यूरी राजा से ही मिला था, अर्थात उसने कत्यूरी राजा के साथ कोई युद्ध नहीं किया। तो हम यह कह सकते हैं कि कत्यूरी वंश के बाद जो वंश उत्पन्न हुआ वह वंश था चंद राजवंश। ठीक है, ये नहीं कह सकते कि चंदू ने कत्यूरी को खत्म किया। ठीक है, क्योंकि लोक गाथाएं या कहानियाँ इस पक्ष में नहीं हैं कि चंद राजवंश ने कत्यूरी राजवंश को खत्म किया करके। ठीक है, यानी कि कत्यूरी के बाद चंद राजवंश हुए थे। ठीक है, क्योंकि सोमचंद जो आया था वो कत्यूरी वंश के राजा से ही मिला था और कत्यूरी राजवंश की राजकुमारी से ही उसने क्या किया था? विवाह किया था। उसके बाद है मध्यकालीन उत्तराखंड में चंद राजवंश, या हम इसे कह सकते हैं चंदेल राजवंश। ठीक है, कुमाऊँ क्षेत्र में शासन करने वाला है यह चंद राजवंश। और यह इंडियन, अगर हम हिस्ट्री उठाएं तो इंडियन हिस्ट्री में इसी वंश को चंदेल वंश कहा जा रहा है। ठीक है, तो चंदेल यादव वंश, चंदेल यादव हैं ये। चंद राजवंश के जितने भी राजा होंगे चंदेल यादव वाले होंगे। ठीक है, इनके पूर्वज जो सोमचंद हैं वो चंदेल यादव ही हैं। ठीक है, तो चंद राजवंश का जो संस्थापक है वो कौन है? सोमचंद। सबसे पहला राजा, सबसे पहला संस्थापक चंद राजवंश का वो है सोमचंद। ठीक है, और चंदों की कुछ राजधानियां, सबसे पहले सोमचंद ने अपनी राजधानी कहाँ पे बनाई थी? चंपावत में बनाई थी। उसके बाद फिर बाद में 1563 में राजधानी कहाँ चली जाती है इनकी? द्वितीय राजधानी कहेंगे हम उसे, क्योंकि पहले चंपावत में थी, उसके बाद अल्मोड़ा चली जाती है। ठीक है, बालो कल्याण चंद अल्मोड़ा में राजधानी को क्या कर देते हैं? स्थापित कर देते हैं। ठीक है, ग्रीष्मकालीन राजधानी का भी जिक्र मिलता है कुछ अभिलेखों में। ठीक है, इनकी ग्रीष्मकालीन राजधानी बिनसर हुआ करती थी। ठीक है, अल्मोड़ा जिले में बिनसर पड़ता है, वो इनकी ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी। ठीक, अगला देवीचंद के समय इनकी जो राजधानी थी वो देवीपुर भी रही थी। देवीपुर क्षेत्र जो है अल्मोड़ा में पड़ता है। ठीक है, अल्मोड़ा में, देवीपुर में देवीचंद के समय इनकी राजधानी रही थी। ठीक, तो ये हो गई इनकी मुख्य राजधानियाँ। इनकी 2 ही हैं, एक प्रारंभिक राजधानी, एक द्वितीय राजधानी। प्रारंभिक ये चंपावत में थे, द्वितीय राजधानी इनकी कहाँ थी? अल्मोड़ा में थी। ठीक है, इसके अलावा ग्रीष्मकालीन इनकी जो तथ्य है ये भी कि ग्रीष्मकालीन राजधानी इनकी बिनसर हुआ करती थी, और देवीचंद के समय इनकी राजधानी देवीपुर भी रही थी। ठीक है, मुख्य राजधानियाँ 2 ही हैं। ये ऐसे नोट लगा के इसीलिए लिखा रखे हैं। ठीक है, क्या पता कहीं पे पूछ दे कि देवीचंद के समय राजधानी कहाँ हुआ करती थी, तो देवीपुर हुआ करती थी। देवीपुर कहाँ पड़ता है? ये अल्मोड़ा में पड़ता है। ठीक है, ये लोग जो है इनके जितने भी वास्तुकला इस काल की जो मिली है, ठीक है, इनकी जो स्थापत्य, इनके जो मंदिर बने हुए हैं चंद काल में, जो भी मंदिर बने, अधिकांश मंदिर या लगभग सारे मंदिर किस धर्म की ओर इशारा करते हैं? शैव धर्म की ओर, यानी कि शिव के मंदिर। ठीक है, शिव और भगवान शिव और उनसे रिलेटेड, जैसे ठीक, भगवान शिव और उनसे रिलेटेड जो भी देवता हुए उनसे रिलेटेड शैव वंश हुआ है ये। ठीक है, ये इसी धर्म को मानते थे। शैव वंश माने भगवान शिव से रिलेटेड। ठीक है, जो भी देवता हुए, चाहे भगवान गणेश हुए, कार्तिकेय हुए, माता पार्वती का मंदिर कहीं पे बना है, वो सब किस धर्म की ओर इशारा करते हैं? शैव धर्म की ओर इशारा करते हैं। ठीक है, इनकी जो प्रशासनिक भाषा थी वो थी कुमाऊनी। कौन सी थी इनकी प्रशासनिक भाषा? कुमाऊनी। और इनकी कुलदेवी हुई नंदा देवी। ठीक है, नंदा देवी इनकी कुलदेवी हुई। कत्यूरी राजवंश में भी हमने कुलदेवी पढ़ा था। कुलदेवी वहाँ पे कोट भ्रामरी थी, कोट भ्रामरी नंदा देवी। ठीक है, यहाँ पे नंदा देवी इनकी कुलदेवी हैं। ठीक है, अगला है उत्तराखंड का जो आज तक इतिहास लिखा गया है। ठीक है,
सबसे पहले अगर किसी ने इतिहास लिखने का प्रयास किया तो वह व्यक्ति एटकिंसन था। कौन था वह व्यक्ति? एटकिंसन था। एटकिंसन ने ही सबसे पहले उत्तराखंड का इतिहास लिखा है और आज तक जो भी इतिहास लिखा जाता है उत्तराखंड के बारे में, उन सब में एटकिंसन का ही कहीं ना कहीं रोल देखा जाता है। यानी कि जो सबसे पहली किताब इतिहास के बारे में बनी है वो एटकिंसन की ही बनी है। एटकिंसन ने ही सबसे पहले इतिहास लिखा। उसके बाद जो भी है सबने एटकिंसन से भी लिया और क्या किया, कुछ तथ्य अपनी ओर से भी जो रिसर्च हुई है, एटकिंसन के बाद भी रिसर्च हुई है हिस्ट्री की, उन रिसर्च को भी उन्होंने ऐड किया। ठीक है, यानी कि शुरुआत किसने करी थी इतिहास लिखने की? एटकिंसन थे। उसके बाद के जो भी लेखक हुए सभी लेखकों ने एटकिंसन की ही क्या की? पुनरावृत्ति की, लेकिन कुछ रिसर्च नए भी किए थे। ठीक है, अगला है एटकिंसन क्या थे? एटकिंसन एक कीट वैज्ञानिक थे। ठीक है, आयरलैंड के रहने वाले थे ये, और ये एक कीट वैज्ञानिक थे। ठीक है, जो कि भारत में आए थे। इनका पूरा नाम जो है एडविन फेलिक्स थॉमस एटकिंसन था। ठीक है, एटकिंसन का पूरा नाम एडविन फेलिक्स थॉमस एटकिंसन था, जिनका जन्म 6 सितंबर 1840 को आयरलैंड में हुआ था। ठीक है, उत्तराखंड के इतिहास की दृष्टि से एटकिंसन का नाम बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सबसे पहले इतिहास लिखने का प्रयास इन्हीं के द्वारा किया गया था। ठीक है, उत्तराखंड में। इनका मृत्यु 15 सितंबर 1890 को कोलकाता में हुआ था। जन्म हो गया इनका आयरलैंड में, लेकिन इनका मृत्यु कहाँ पे हुआ था? कोलकाता में। ठीक है, दोनों ही सितंबर के माह में 6 सितंबर को जन्म हुआ 1840 में, और 1890 में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी, मात्र 50 वर्ष की उम्र में। कत्यूरी राजवंश के बाद जो अगला राजवंश आया था वो कौन सा राजवंश था? चंद राजवंश। ठीक है, वही चंद राजवंश, हम इनसे पहले हमने कत्यूरी पढ़ा था, कत्यूरी के बाद चंद राजवंश स्थापित हुआ था। ठीक है, अगला है मध्यकालीन उत्तराखंड में। अगला हमने ये पढ़ना है कि जो चंद राजवंश के जानकारी में, चंद राजवंश की हमें जानकारी प्राप्त होती है, वो कुछ पुरातात्विक साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं, कुछ लोक गाथाएं हमें प्राप्त होती हैं, और कुछ इतिहासों में इनका, कुछ इतिहास में इनका क्या मिलता है? वर्णन भी मिलता है। ठीक है, अभिलेख लिखे गए हैं। ठीक है, पुरातात्विक साक्ष्य हैं इनके, लोक गाथाएं इनके बारे में भी हैं, जैसे कत्यूरी के बारे में भी लोक गाथाएं थी, लिखे हुए भी है इनके बारे में। ठीक है, लिखा हुआ इतिहास भी इनका मिलता है। अगला है बास्ते ताम्रपत्र। बास्ते ताम्रपत्र जो है वो पिथौरागढ़ में है। बास्ते ताम्रपत्र पिथौरागढ़ में है, जो कि हमें मांडलिक राजाओं की सूची देता है। मांडलिक राजा किसे कहा जाता है? जो राजा दूसरे राजा को अपने, जो किसी के अधीन कार्य करते हैं, और ऊपर वाले राजा को क्या देते हैं? जिसके अधीन वो कार्य करते हैं उसको क्या देते हैं? वो टैक्स देते हैं, कर देते हैं, उनको कहा जाता है मांडलिक राजा। ठीक है, तो बास्ते ताम्रपत्र पिथौरागढ़ में मांडलिक राजाओं की भी एक सूची दी गई है। किस ताम्रपत्र में मांडलिक राजाओं की सूची दी गई है? ठीक है, तो वो बास्ते ताम्रपत्र में दी गई है। ठीक है, अगला है मझेड़ा व सेरा खड़कोट में बम राजाओं ने उत्तराखंड पे शासन किया था। ठीक है, पिथौरागढ़ क्षेत्र में। ठीक है, बम राजाओं के बारे में भी आएगा आगे। तो बम राजाओं के बारे में जो जानकारी मिलती है वो किस ताम्रपत्र से मिलती है? मझेड़ा व सेरा खड़कोट ताम्रपत्र से इनके बारे में जानकारी मिलती है। ये मझेड़ा और सेरा खड़कोट कहाँ हैं? दोनों के दोनों पिथौरागढ़ में है। ठीक है, और बास्ते भी कहाँ है? पिथौरागढ़ में है। ठीक, उसके बाद जो है सौर शब्द का जो सबसे पहला प्रयोग, जैसे हम इसकी बात करें कि बास्ते ताम्रपत्र में मांडलिक राजाओं की सूची दी गई है, और बास्ते ताम्रपत्र के बारे में थोड़ा और देखें तो बास्ते ताम्रपत्र में ही सबसे पहले सौर शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, सौर माने सौर क्षेत्र। ठीक है, सौर माने को क्या हो गया? पिथौरागढ़ क्षेत्र। ठीक है, पिथौरागढ़ को क्या कहा जाता है? सौर क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले सौर शब्द का जो प्रयोग किया गया वो किस ताम्रपत्र में किया गया था? बास्ते ताम्रपत्र में किया गया था। ठीक है, बास्ते ताम्रपत्र में जो राजा का नाम मिलता है, किस राजा का बास्ते ताम्रपत्र है? राजा आनंदपाल का है। ठीक है, आनंदपाल का बास्ते ताम्रपत्र है। किस राजा का है बास्ते ताम्रपत्र? पिथौरागढ़, राजा आनंदपाल का है। ठीक, इसके अलावा जो ये मझेड़ा ताम्रपत्र जिसमें कि बम राजाओं की सूची दी गई है, यह मझेड़ा ताम्रपत्र विजय बम का है। ठीक है, विजय बम एक बम राजा हुआ करता था, उसका ताम्रपत्र है, उसने बम राजाओं की क्या दे रखी है? उसमें सूची लिखी हुई है। ठीक है, मझेड़ा ताम्रपत्र में बम राजाओं की सूची का ताम्रपत्र कौन सा है? मझेड़ा ताम्रपत्र। ठीक है, किसका है ये? विजय बम का है। ठीक, उसके बाद है वंशावलियां। चंद राजवंश के जितने भी जैसे संस्थापक हैं, राजा कौन कौन बीच में राजा रहे, एक लिस्ट है। हालांकि आज तक यह प्रमाणित तथ्य है, या ये कह सकते हैं हम कि चंद राजवंश में कुल 62 राजा हुए थे। ठीक है, 62 राजा हुए। हालांकि बीच में और भी राजा बन जाते कहीं पे। हर जो वंशावलियां हैं, हर इतिहासकार ने अपने अपने हिसाब से वंशावलियों को क्या किया है? सजाया है। हालांकि इनके बारे में मुख्य वंशावलियां दो ही मिलती हैं, एक अल्मोड़ा से प्राप्त होती है
और एक सीरा डीडीहाट से प्राप्त होती है, ठीक है। पिथौरागढ़ में सीरा डीडीहाट से प्राप्त होती है, सीरा माने डीडीहाट, ठीक है, पिथौरागढ़। तो 2 वंशावलियाँ इनकी प्राप्त होती हैं। इन वंशावलियों, ये वंशावलियाँ जो हैं ये आपस में विवादित हैं, यहाँ की वंशावली अलग है, यहाँ की वंशावली अलग है, ठीक है। तो इसमें निष्कर्ष निकालना बड़ा टफ हो जाता है कि चंद वंश के कौन से राजा हुए। हमने भी एक लिस्ट बनाई है जहाँ जहाँ से जो चीज़ें हमें मैच करी, ठीक है, हमने कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से जो चीज़ें मैच करी वो चीज़ें हमने बनाने की कोशिश की, ठीक है। इन लिस्टों को देख के कितने राजा रहे, क्या रहे करके, और हमने मुख्य राजाओं की एक लिस्ट बनाई कि जो राजा कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उन राजाओं की लिस्ट आपके सामने होगी, ठीक है। अगला है इनकी वंशावलियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं। एक तो वंशावलियां माने राजाओं की लिस्ट, ठीक है, एक अल्मोड़ा से प्राप्त हुई है और एक सीरा से प्राप्त हुई है। अल्मोड़ा से जो वंशावली प्राप्त हुई है उसे अल्मोड़ा प्रति कहा जाता है, और सीरा से जो वंशावली प्राप्त हुई है चंदों की उसे क्या कहा जाता है, सीरा प्रति कहा जाता है, ठीक है। अगला, चंद काल में राजा के महल को चौमहल कहा जाता था। चंद काल में राजा के महल को क्या कहते थे, चौमहल कहते थे, ठीक है। और चंद वंश के जो राजा हुआ करते थे वो यादव सोमवंशी हुआ करते थे। कौन से वंश के हुआ करते थे, सोमवंशी, ठीक है, सोमवंश के हुआ करते थे चंद वंश के राजा, ठीक है। पहला राजा कौन सा है, सोमचंद है, तो सोम के सारे वंशज ही हैं, सोमवंशी हो गए इसलिए। अगला है संस्थापक। चंद राजवंश में, चंद राजवंश के बारे में कुछ चीज़ें हमने पहले पढ़ ली है कि बम राजाओं का वर्णन कहाँ पे मिलता है, ठीक है, और इनकी वंशावली कहाँ से मिलती है, इनकी राजधानियाँ कहाँ कहाँ रही हैं, ठीक है, कुछ तथ्य हमने पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ते हैं कि यहाँ से इतिहास इनका शुरू करते हैं आगे को, राजक्रम वाइज हर राजा का, ठीक है। वही राजा पढ़ेंगे हम इसमें जो राजा एग्जाम की दृष्टि से क्या होगा, महत्वपूर्ण होगा, ठीक है, उसी राजा को हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक। चंद वंश का जो संस्थापक था वह सोमचंद था, जिसने कि ऐसा माना जाता है कि सोमचंद ने 700 से 721 ईस्वी तक क्या किया था, शासन किया था। 700 से कब तक किया था, 721 ईस्वी तक सोमचंद ने शासन किया था, ठीक है, ऐसा माना जाता है। और ये भी माना जाता है कि कत्यूरी वंश जब खत्म हुआ, या कत्यूरी वंश जब खत्म हुआ, कत्यूरी वंश के बाद यह वंश आया, ऐसा इतिहास में लिखा गया है। लेकिन यह मान सकते हैं कि चंद वंश जो है अपने चरम पे था उस समय, ठीक है, जब से सोमचंद आया उसके बाद चंद वंश ही कुमाऊं क्षेत्र में शासन कर रहा है। कत्यूरी लोग किसी छोटे मोटे क्षेत्र में, इन्होंने अपने छोटे छोटे क्षेत्र जैसे बना लिए कत्यूरी लोगों ने, ये वहाँ पे शासन करते थे, क्योंकि अभी बाद में बाज बहादुर चंद आएगा कत्यूरी के गढ़ पे हमला करेगा, ठीक है। तो छोटे मोटे गढ़ पे, जैसे कि पहले जो इनसे पहले जैसे शक हैं, कुड़िंद हैं, कुषाण हैं, ठीक है, शक लोग हैं, वो क्या होते थे, हारने के बाद दुर्गम क्षेत्रों में चले जाते थे। उसी प्रकार जो यहाँ पे कत्यूरी लोग हैं उन्होंने क्या किया कि अपने क्षेत्र, जो पूरे उत्तराखंड क्षेत्र में शासन, कुमाऊं क्षेत्र में शासन कर रहे थे, वो उन्होंने क्या किया कि अपने क्षेत्र को, कुमाऊं क्षेत्र पे चंद का शासन हो गया, लेकिन कुमाऊं क्षेत्र के कुछ ही हिस्सों में कहीं कहीं गढ़ बना के वो भी रहने लगे थे। कौन, छोटे मोटे गढ़ बना के कत्यूरी लोग भी रहने लगे थे, ठीक है। पूरी तरह से खत्म हो गए ऐसा नहीं कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कत्यूरी के वंशज आज भी हैं, ठीक है। अगला है चंद वंश का संस्थापक कौन था, सोमचंद। चंद वंश का संस्थापक हुआ सोमचंद। विद्वानों में यह मत है, देखो हमने यहाँ पे स्थापना लिखा है इसका 700 से 721 ईस्वी, ठीक है, तो यह कोई प्रमाणित नहीं है, यह केवल एक आइडिया है, ठीक है। जब तक हमारा 43वां राजा नहीं आ जाता भीष्मचंद, तब तक हमारे जो सन होंगे वो कोई भी प्रमाणित नहीं है, वह केवल एक आइडिया मात्र है। विद्वानों ने जो मत लगा रखे हैं, विद्वानों के जो मत हैं उनके आधार पे यहाँ के सारे जो 43वें राजा तक जितने भी सन हैं, ठीक है, वो जो भी चलेंगे वो आइडिया के आधार पर ही चलेंगे, ठीक है, क्योंकि आगे ऊपर सन कुछ और लिखा होगा, नीचे फिर उसके बारे में लिखा होगा, तो वो सन वहाँ पे कुछ और लिखा होगा, ठीक है। तो याद करने के लिए, क्रम से याद करने के लिए हमारे पास सबसे बेटर ये है कि हम उनका सन भी लिखते जाएं, ठीक है, सन लिखना बहुत जरूरी है, तभी वो चीज़ें याद होती हैं। अब हम सोमचंद को अगर इसके आगे ये हटा दे तो ये लगेगा कि हो सकता है मॉडर्न हिस्ट्री में वो सोमचंद कहाँ पे है, क्या है करके, ऐसा पता नहीं चल रहा है। इससे कम से कम एक आइडिया हो जा रहा है, अगर 700 1000 तक भी हो तो कि चलो उस बीच में रहा था करके, ठीक है। कम से कम ये तो नहीं हो रहा है कि ईसा पूर्व में था या फिर मॉडर्न हिस्ट्री में था सोमचंद, ऐसा नहीं प्रतीत हो रहा है। इससे ये प्रतीत हो रहा है कि मध्यकाल में था। सोमचंद जो है चंद वंश का संस्थापक था, और कुछ विद्वान ये कहते हैं कि इसका कार्यकाल 1025 ईस्वी से शुरू हुआ था। तो विद्वानों में इसके संस्थापक के बारे में भी अगर हम हिस्ट्री को डीपली देखें, अलग अलग बुक पढ़ें, तो इतना सारा कन्फ्यूजन भरा है कि खुद के लिए निष्कर्ष निकालना बहुत टफ होता है। तो हमने जो कुछ भी चीज़ें इतनी बुकें पढ़ के निष्कर्ष निकाली हैं, निष्कर्ष निकालना टफ है, ठीक है। जो भी निष्कर्ष निकले हैं हमारे, वो सब निष्कर्ष आपके सामने हैं, ठीक है। और जो भी पॉइंट हैं वो पॉइंट भी आपके सामने हैं कि विद्वान कहते हैं कि 1025 ईस्वी से इसका शासन शुरू हुआ, कुछ विद्वान कहते हैं 700 से 721 ईस्वी। हमें ये ठीक लगा कि 700 से 721 ईस्वी है, तो हमने इसे हेडिंग में लिख दिया, ठीक है।
अब जो चंद वंश का संस्थापक है, चंद वंश के संस्थापक का प्रश्न भी विवादास्पद है, ठीक है, कि सोमचंद जो था या थोहरचंद जो था। जो ये प्रतियां मिलती हैं, अगर हम देखें तो बी डी पांडे उत्तराखंड का इतिहास बहुत अच्छा लिखते हैं। कुमाऊं का इतिहास जो उन्होंने पुस्तक लिखी है, बहुत अच्छी पुस्तक है, ठीक है। उसको हम ये कह सकते हैं कि इतिहास की, कुमाऊं के इतिहास की सबसे बेस्ट बुक है वो, ठीक है। तो वो सोमचंद को ही संस्थापक मानते हैं बी डी पांडे, ठीक है, अपनी बुक में, ठीक। तो और सोमचंद से थोहरचंद बाद में हुआ, ठीक है। इन प्रतियों के अनुसार तो थोहरचंद बाद में है, तो संस्थापक तो हम उसी को मान सकते हैं, सोमचंद को, ठीक है। थोहरचंद को हम ये कह सकते हैं कि अगर ये विद्वान कह रहे हैं कि थोहरचंद भी संस्थापक था, हो सकता है कि थोहरचंद के काल में क्या रहा हो, चरमोत्कर्ष का काल रहा हो, ठीक ठाक इन्होंने अपनी पकड़ बना ली हो चंदू ने, तो उसे हम वास्तविक संस्थापक कह देंगे, ठीक है। वास्तविक और संस्थापक और वास्तविक संस्थापक में फर्क है, ठीक है। जिसने सबसे पहले नींव रखी, जिसका नाम उतना ज्यादा नहीं था लेकिन नींव तो रख दी, वह संस्थापक होता है। जिसने कि चरमोत्कर्ष पे पहुंचा दिया, ठीक है, वह जिसके बाद पूरे वंश को जाना जाता है, वह वास्तविक संस्थापक कहलाता है, ठीक है। तो थोहरचंद जो है वास्तविक संस्थापक था, ठीक, ऐसा निष्कर्ष निकलता है। लेकिन विद्वान जो है एटकिंसन और बी डी पांडे, देखो एटकिंसन एक प्रमाणित है जिन्होंने सबसे पहले लिखा है, ठीक है। बी डी पांडे जिन्होंने कुमाऊं का इतिहास ही लिखा है, कुमाऊं का इतिहास माने चंदू के बारे में, ठीक है, कत्यूरी के बारे में जिन्होंने रिसर्च की है, वो भी ये कहते हैं कि सोमचंद ही संस्थापक था। कौन कहते हैं? एटकिंसन और बी डी पांडे। लेकिन जो फ्रेजर साहब हैं, यशवंत कटोच हैं, हैमिल्टन हैं और हर्षदेव जोशी हैं, वो ये कहते हैं कि चंद राजवंश का संस्थापक कौन है? थोहरचंद है। ये थोहरचंद को चंद राजवंश का संस्थापक बताते हैं, ठीक है। लेकिन जो भी तथ्य है, अगर एग्जाम की दृष्टि से देखें तो चंद राजवंश का संस्थापक सोमचंद ही होगा, ठीक है। कौन मानते हैं? अगर क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा कि यशवंत कटोच चंद राजवंश का संस्थापक किसे मानते हैं, हैमिल्टन किसे मानते हैं, ठीक है, एटकिंसन किसे मानते हैं, तो एटकिंसन तो किसको मानते हैं? सोमचंद को। यशवंत कटोच, हैमिल्टन किसको मानते हैं? अगर क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाए तो सही है, ठीक है, तब तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा थोहरचंद। और एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछने चाहिए। जैसे एक बार पूछा गया था ये क्वेश्चन कि चंद राजवंश का संस्थापक कौन था, पूछने वाले ने क्वेश्चन तो पूछा लेकिन ऑप्शन में दोनों रख दिए, सोमचंद भी रख दिया, थोहरचंद भी रख दिया। शायद उस समय उत्तराखंड में कोई कॉम्पिटिटिव व्यक्ति जो है उत्तराखंड की हिस्ट्री नहीं पढ़ता था, ठीक है, तो हिस्ट्री उस समय शुरुआत का ही दौर था, एग्जाम में आ रही थी जब ये, तो उस समय क्या हुआ कि लोगों ने क्या, कहीं पे एक पॉइंट लिखा हुआ था चंद राजवंश का संस्थापक थोहरचंद, वास्तविक संस्थापक लिखा होता था, सब थोहरचंद करके आ गए उसे, ठीक है। वो शुरुआती दौर था जब एग्जाम में हिस्ट्री आती थी, आज तो बिना हिस्ट्री का कोई एग्जाम नहीं होता है, ठीक है। अगला है, फ्रेजर ने कौन सी पुस्तक में कहा था थोहरचंद को संस्थापक? रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल, ठीक है। फ्रेजर ने अपनी पुस्तक रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल में थोहरचंद को चंद राजवंश का क्या माना? संस्थापक माना। जबकि हैमिल्टन ने अपनी पुस्तक किंगडम ऑफ नेपाल में थोहरचंद को चंद वंश का संस्थापक माना है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, किंगडम ऑफ नेपाल नामक पुस्तक किसने लिखी है, ठीक है। रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल पुस्तक किसने लिखी है? किसने लिखी है? फ्रेजर साहब ने लिखी है, ठीक है। और ये हैमिल्टन ने लिखी है किंगडम ऑफ नेपाल। इन पुस्तकों में किसको माना गया संस्थापक? थोहरचंद को माना गया है। एटकिंसन और बी डी पांडे सोमचंद को ही मानते हैं, इसलिए प्रमाणित तथ्य हम यही मान लेते हैं कि सोमचंद ही संस्थापक था, ठीक है। अगला, सोमचंद जो है चंदेल यादव वंश का हुआ करता था, ठीक है, और जो कि झूसी इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद माने यूपी उत्तर प्रदेश, ठीक है, इलाहाबाद, झूसी या प्रयागराज, ठीक है, वहाँ से क्या हुआ था कि ये उत्तराखंड के क्षेत्र में आया था। उत्तराखंड क्षेत्र में कहाँ से आया था? झूसी, प्रयागराज, इलाहाबाद से आया था, ठीक है। जो भी हम समझें प्रयागराज कहें, ठीक है, वर्तमान में तो उसे प्रयागराज ही कहा जा रहा है, तो वहाँ से सोमचंद आया था, ठीक है। हुआ क्या था कि सोमचंद का वक्त जो है, समय जो है बहुत ही बुरा चल रहा था, ठीक है। सोमचंद जो है चंदेल वंशी यादव परिवार से थे, ठीक है, इनका वक्त बहुत बुरा चल रहा था। और जब बुरा वक्त होता है तो हम जो हैं टोटके करने लगते हैं फिर कि कोई किसी को हाथ दिखाना, किसी को आदि, ठीक है, किसी को हाथ दिखाना, कहीं ज्योतिषियों से पूछना कि मेरे पे इस प्रकार का मेरा बुरा वक्त क्यों चल रहा है, ठीक है, ये सब चीज़ें हम टोटके करते रहते हैं। तो इन्होंने भी वही टोटका किया था, ये ज्योतिषी के पास गए थे। किसके पास गए? ज्योतिषी के पास। जब सोमचंद का बुरा वक्त चला तो ये भी ज्योतिषी के पास गए। ज्योतिषी ने इन्हें समझाया कि आपको बद्रीनाथ की यात्रा करनी चाहिए और आपका जो ये बुरा वक्त है, ठीक है, आपका जो धन धान्य सब खो रहा है वह आपको पुनः प्राप्त होने लगेगा, ठीक है। तो ज्योतिषी के कहने पर जो सोमचंद हैं वो बद्रीनाथ की यात्रा पर आ जाते हैं, ठीक है।
इलाहाबाद से, प्रयागराज से, झूसी से, झूसी इनका मूल निवास स्थान था, वहाँ से ये बद्रीनाथ की यात्रा पर आ जाते हैं। ठीक है, किसके कहने पर? ज्योतिषी के कहने पर। और जब ये बद्रीनाथ की यात्रा पर आते हैं तो इनका भाग बदल जाता है। ठीक है, भाग क्या बदलता है कि रास्ते में ही बद्रीनाथ की यात्रा भी पूरी नहीं कर पाए, रास्ते में ही इनको ब्रह्मदेव नामक कत्यूरी राजा मिल जाता है। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि इन्होंने कत्यूरी को हराया था। ठीक है, कत्यूरी से इन्होंने क्या किया था? विवाह किया था। ठीक है, तो ब्रह्मदेव नामक इनको कत्यूरी राजा मिल जाता है। यहाँ पे एक चीज़ और है, सोमचंद का जो कार्यकाल है वह है 700 से 721, लेकिन ब्रह्मदेव 1398। ठीक है, तो हम यहाँ पे समझने के लिए कह सकते हैं, हम इस चीज़ में उलझे तो हम उलझते उलझते बहुत आगे निकल जाएंगे। ठीक है, निष्कर्ष हमारा कुछ भी नहीं निकलेगा। ठीक, तो हम यहाँ पे ये मान लें कि कोई ब्रह्मदेव होगा। ठीक है, कोई कत्यूरी वंश का कोई ब्रह्मदेव नामक राजा होगा। ठीक, वह उस समय शासन कर रहा था और उसने क्या किया? सोमचंद से बात की, और सोमचंद से जब उसने बात की तो उसे बहुत अच्छा सोमचंद का व्यवहार लगा और सोमचंद व्यक्ति भी उसे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, और वह सोमचंद से क्या हुआ? बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। ठीक है, उसने क्या किया? अपनी पुत्री, उसकी पुत्री का नाम था रमा, रमा का विवाह किससे करा दिया? सोमचंद से करा दिया, और दहेज में 15 बीघा क्या दे दी? जमीन भी दे दी थी। ठीक है, तो इसी के बारे में, यहीं से जब 15 बीघा जमीन मिली तो सोमचंद क्या करता है? अपना शासन वहीं से अपना शासन करना क्या कर देता है? शुरू कर देता है। वहीं अपना किला बनाता है जिसे कहते हैं राजभुंगा किला। ठीक है, और वो 15 बीघा जमीन कहाँ पे मिली थी? उसको चंपावत में मिली थी, वहीं पे वो अपना किला बनाता है, वहीं से शासन करना शुरू कर देता है। ठीक है, पर उसके सामने क्या क्या दिक्कतें थी? नंबर 1 कि जो सोमचंद था वो झूसी इलाहाबाद से आया हुआ था, बाहर का व्यक्ति था। ठीक है, यहाँ आके रह रहा था, लेकिन उसके पिता का नाम जो था वो कबीर वर्मन था। कबीर वर्मन, या कह सकते हैं इन्हें कबीर चंद, जो कि चंदेल यादव वंश से रिलेटेड थे। ठीक है, जो कि सोमचंद किसके कहने पर बद्रीनाथ की यात्रा पर आए थे? ज्योतिषी के कहने पर बद्रीनाथ की यात्रा पर आए थे। ठीक है, और सोमचंद के समय यहाँ का राजा, यहाँ पे कत्यूरी वंश का राजा शासन कर रहा था, उसका नाम था ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव यहाँ पे शासन कर रहा है। ब्रह्मदेव ने ब्रह्मपुर मंडी, ब्रह्मदेव मंडी जो है टनकपुर के समीप पड़ती है, वह बनाई है। ब्रह्मदेव मंडी किसने बनाई है? ब्रह्मदेव ने बनाई है, जिसने कि अपनी पुत्री रमा देवी का विवाह किससे करा दिया था? सोमचंद से करा दिया, और दहेज में 15 बीघा क्या दे दी थी? जमीन दे दी। ठीक है, उसी क्षेत्र में, जैसे हम यहाँ पे इसको समझने का प्रयास करें कि ये हो गया, इसे मिटा दूं तो ये हो गया उत्तराखंड का मैप। ठीक है, चलो ऐसे ही बना देते हैं इसे। यहां से ये वाली जो बेल्ट होगी ये तराई की होगी, तराई के ऊपर ये हो गया चंपावत। ठीक है, चंपावत क्षेत्र में इन्होंने क्या किया? शासन करना शुरू किया। यहाँ पे इनको जमीन मिली, 15 बीघा जमीन मिली है, केवल एक बिंदु है अभी इनका। ठीक है, केवल 15 बीघा जमीन यानी एक बिंदु जैसा इनको मिला है, जो कि मैप में भी नहीं आ सकता है। ठीक है, पर हम उसे एक बिंदु के तौर पे दिखा देते हैं। यहाँ पे इन्होंने क्या किया? इसी बिंदु पर कौन सा किला बनाया था? राजभुंगा किला बनाया। ठीक है, जब कोई राजा बनेगा तो अपना महल भी बनाएगा, अपना किला भी बनाएगा। ये तो राजा के दामाद हैं, इन्होंने अपना किला बनाया, उस किले का नाम रखा राजभुंगा किला, और वहीं से इन्होंने शासन करना क्या कर दिया? शुरू कर दिया। अभी एक केवल एक बिंदु दिख रहा है, ये क्षेत्र पूरा इनका नहीं है चंपावत, केवल चंपावत में एक छोटा सा क्षेत्र इनका है, बस 15 बीघा जमीन इनकी है, केवल एक बिंदु के तौर पे दिखा रहा हूं, लेकिन आगे देखना कि यही बिंदु कहां से कहां पहुंच जाएगा। ठीक है, अभी केवल ये शुरुआत है। ठीक, तो यहीं से इन्होंने 15 बीघा जमीन से शासन करना शुरू किया और अपनी राजधानी बना दी। कहाँ पे? यही चंपावत में। ठीक है, उसके बाद लेकिन जब ये शासन कर रहे थे, इनके सामने दिक्कत ये थी कि वहाँ पे कई ठाकुर लोग शासन कर रहे थे, जिनमें कि खस हो गए, नाग हो गए, द्रविड़ हो गए, मेद हो गए, चांडाल हो गए, अगल बगल में शासन कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इनकी एक विशेषता ये थी कि आपस में लड़ते रहते थे। ये भी कई भागों में बटे हुए थे। क्या होते थे कि कभी ये इनके साथ मिल जाते, कभी ये इनके साथ मिल जाते, कभी ये इनके साथ मिल जाते। ठीक है, आपस में ही लड़ते रहते थे। तो ये 2 धड़ों में बटे हुए थे, इनके भी 2 धड़ होते थे। ये मिलके ये मिलके आपस में लड़ेंगे। ठीक है, ऐसा भी नहीं थी कि 5 जने आपस में लड़ेंगे। ठीक है, 2 धड़ में बटे हुए थे। एक मल्ला धड़ होता था इनका, और कौन सा धड़ होता था? तल्ला धड़। ऐसा माना जाता है कि ये 2 धड़ों में बटे हुए थे, मल्ला धड़ और तल्ला धड़। मल्ला माने क्या होता है कि पर्वतीय क्षेत्र में जो ऊपर रहते हैं,
पहाड़ में जो ऊपर रहते हैं, ऊपर के क्षेत्र में, उसे मल्ला कहा जाता है, और जो पहाड़ के तल में जो गांव होते हैं उनको तल्ला कहा जाता है। ठीक है, अगर माना कोई दो गांव है, किसी पहाड़ी पे दो गांव बने हैं पर्वतीय क्षेत्रों में, तो पहाड़ी के जो ऊपर जो गांव होगा उसे कहेंगे मल्ला, और जो पहाड़ी के तल में जो गांव होगा उसे कहेंगे तल्ला। तो ये तल में रहते होंगे, नीचे की तरफ रहते होंगे तल्ला धड़ वाले, मल्ला धड़ वाले पहाड़ी में ऊपर की तरफ रहते होंगे। ठीक है, मल्ला धड़ के जो मुखिया हुए वो मेहरा हुए, मेहरा लोग। ठीक है, और तल्ला धड़ के मुखिया कौन हुए? फरत्याल लोग हुए। ठीक है, तो इसने क्या किया, मेहरा फरत्याल ये आपस में मतलब ठीक नहीं था इनका। ठीक है, व्यवहार आपस में ठीक नहीं होता था। ठीक है, इसने क्या किया, सबसे पहले इन्हीं के साथ समन्वय स्थापित किया। ठीक है, इनको अपना बनाया किसी भी तरह से। ठीक है, जिसने ब्रह्मदेव को अपना बना दिया था उसने इनको भी अपना बना दिया। ठीक, किसको? मेहरा और फरत्याल को। ठीक है, और मेहरा और फरत्याल जो है इसके अंडर में आ गए। ठीक है, उनको क्या किया, मेहरा लोगों को मंत्री का पद दे दिया, और फरत्याल लोगों को कौन सा पद दे दिया? सेनापति का पद दे दिया। ठीक है, सेनापति फरत्यालों को बनाया, मेहरा को क्या बना दिया? मंत्री बना दिया। ठीक है, मेहरा लोग कोटालगढ़ में रहते थे। मेहरा लोगों का जो गढ़ है वो कोटालगढ़ है। कोटालगढ़ कहाँ है? ये चंपावत। और फरत्याल लोग डुंगरी गांव में रहा करते थे। डुंगरी गांव भी कहाँ पड़ेगा? जब इन्होंने शुरुआती यहाँ से कर रखी है तो ये सारा क्षेत्र ही अभी चंपावत का चल रहा है। ठीक है, क्योंकि अभी केवल एक बिंदु जैसा हुआ है, अगल बगल का सारा क्षेत्र जो अगल बगल में शासन कर रहे हैं, खास द्रविड़, नाग हैं, मेच, चांडाल, ये लोग जो शासन कर रहे थे उन्हीं के मुखिया थे मेहरा और फरत्याल। मेहरा लोग रहते थे कोटालगढ़ में, फरत्याल लोग रहते थे डुंगरी में। उसके बाद जो है इसने क्या किया, जब उसने सोमचंद ने शासन करना शुरू किया, अपनी राजधानी चंपावत में बनाई थी, तो वहाँ पे राजधानी का लिए महल भी बनाया था। उसी महल का नाम है राजबुंगा किला। ठीक है, कौन सा किला बनाया था? राजबुंगा। ठीक है, और राजबुंगा जो माने, इसके पीछे बुंगा शब्द लगा हुआ है, बुंगे का अर्थ किला होता है। ठीक है, बुंगा माने क्या होता है? किला। तो उसने कौन सा किला बनाया था? अपने कौन सा महल बनाया था? राजबुंगा महल बनाया था। ठीक है, जो कि अंडाकार आकृति का था। किस आकृति में बनाया उसने राजबुंगा को? अंडाकार आकृति में बनाया था। ठीक है, अगला उसने राजबुंगा किला तो बनाया ही बनाया, राजबुंगा के साथ दूसरा किला भी आता है इसका, चारान उचार का किला। चारान उचार किले का निर्माण किसने कराया? वो भी सोमचंद ने ही कराया था। ठीक है, अगला है सोमचंद के समय डोटी का राजा। डोटी माने नेपाल, यहाँ पे हो गया सोमचंद इस क्षेत्र में। ठीक है, यहाँ से इधर को जो नेपाल क्षेत्र पड़ा ये हो गया पूरा नेपाल हमारे इधर को। ठीक है, पूर्व की तरफ को पूरा क्या हो गया? नेपाल। तो डोटी यानी कि नेपाल का राजा जो था वो था जयदेव। ठीक है, कौन था? जयदेव था। यहाँ पे शासन कर रहा था जयदेव कर रहा था। ठीक है, डोटी का राजा जयदेव मल्ल था। कहते हैं कि शुरुआत में जो है यह जयदेव मल्ल के अधीन कार्य किया करता था और ये उसको कर दिया करता था। ठीक है, तो मांडलिक राजा ही हुआ ये शुरुआत में। और मांडलिक राजाओं की सूची कहाँ से मिलती है? सेरा खड़कोट से मिलती है। और कहाँ से मिलती है? मझेड़ा ताम्रपत्र से मिलती है। ठीक है, तो शुरुआत में यह एक मांडलिक राजा ही है जो कि डोटी के राजा जयदेव को क्या देता है? कर देता है। ठीक है, जयदेव मल्ल को कर दिया करता था। ठीक है, तो कल में इसका एक, और अभी जो सोमचंद बचा है इतने डाटा के बाद भी बचा हुआ है, तो कल इसे थोड़ा आक्रमण किस प्रकार से हुए, क्या हुए करके वो थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, डोटी का राजा जयदेव मल्ल था और इसने सोमचंद ने 4 किलेदार नियुक्त किए थे। ठीक है, पहले तो एक जयदेव मल्ल को कर दिया करता था। ठीक है, और उसके अधीन कार्य करता था। इसने 4 किलेदार भी नियुक्त किए हुए थे जो किलों में रहते थे। उन किलेदारों का नाम था कारकी, बोहरा, तड़ागी और चौधरी। ठीक है, ये किलेदार हो गए जो किलों में रहते थे। ठीक है, और 4 आल हो गए, इन्हीं से सजक्शन आदि जो राजनीति में सजक्शन आदि है, मेहरा लोग, फरत्याल लोग भी दे रहे, ये भी हैं, इनका भी मुख्य स्थान है 4 आल का। ठीक है, कारकी, बोहरा, तड़ागी और चौधरी, इनको 4 आल भी कहा जाता था, 4 किलेदार भी कहा जा रहा है। ठीक है, 4 बूढ़ा भी कहा जाता था इनको। ठीक है, जो कि मूलतः नेपाल के रहने वाले थे। ठीक है, 4 बूढ़ा कहाँ के रहने वाले थे? नेपाल मूल के रहने वाले थे। ठीक है, 4 आल भी कहा जाता था इनको। ठीक, निम्न में से कौन 4 आल के अंतर्गत आता है या नहीं आता है, ऐसा कोई क्वेश्चन कभी पूछ सकता है। कारकी, बोहरा, तड़ागी या चौधरी, या ये हो सकता है कि 4 आल की नियुक्ति किसने की थी? किसने की थी? सोमचंद ने। ठीक है, अगला है 4 आल, ये हो गए। उसके बाद इसका जो सेनापति था, सेनापति का जो पद दिया गया था शुरुआत में किसके पास था? फरत्याल लोगों के पास हुआ करता था। ठीक है, जो इसका सेनापति था, सेनापति में नाम आता है कालू तड़ागी का, कि कालू तड़ागी सोमचंद का सेनापति था। ठीक है, और जो जिसने की सोमचंद की हर क्षेत्र में मदद की थी। ठीक है, हुआ क्या कि खस राजा जो था
एक रावत राजा यही राजभुंगा किले के समीप उसका किला हुआ करता था। जहाँ पे राजभुंगा किला है इसी के समीप खस लोग, नाग, द्रविड़, मेद ये लोग क्या कर रहे हैं, शासन कर रहे थे। ठीक है, तो खस लोग का किला था इसी के बगल में। ठीक है, राजभुंगा किले के बगल में किसका शासन था, खस लोग यानी रावत राजा का शासन था। तो इसने क्या किया, कालू तड़ागी की सहायता से इस रावत राजा को युद्ध में क्या कर दिया, हरा दिया था। किसकी सहायता से, कालू तड़ागी की सहायता से रावत राजा को युद्ध में क्या कर दिया, हरा दिया था और अपने क्षेत्र का क्या कर दिया, विस्तार कर दिया। इसी के समीप है रावत राजा ये, और जो 15 बीघा जमीन थी अब वो एक इस तरह का दिखने लगा था, थोड़ा बड़ा एक क्षेत्र हो गया था। ठीक है, तो उसके क्षेत्र को जीत लिया था। जो रावत राजा का किला था वो सबसे पहले राजभुंगा के समीप ही था, तो सबसे पहले तो उसी को जीतना है। ठीक है, डायरेक्ट भी चंपावत से पाकिस्तान या चंपावत से नेपाल तो जा नहीं सकता है डायरेक्ट अभी, तो अपने पहले शुरुआत, छोटा राजा है, 15 बीघा जमीन कुल है, चंपावत में राजधानी बना रखी है, अपना राजभुंगा किला बनाया हो, तो सबसे पहला काम जो होगा उस राजा का क्या होगा कि जो अगल बगल के राजा हैं उनको किसी भी प्रकार से जीतना, बुद्धि से जीतो या युद्ध से जीतो। तो कुछ लोगों को उसने बुद्धि से जीता था, और जो खस राजा या रावत राजा है उसको किससे जीता, उसने युद्ध से जीता। किसकी मदद से, अपने सेनापति कालू तड़ागी की मदद से जीता था। ठीक है, कालू तड़ागी जो रावत राजा का किला है वो राजभुंगा के समीप ही था, जिसको वर्तमान में कोतवाल चबूतरा कहते हैं। ठीक है, कोतवाल चबूतरा कहते हैं, और उसी के समीप इसी कोतवाल चबूतरा कहाँ है, ये चंपावत में। ठीक, इसी कोतवाल चबूतरा के समीप पित्रोड़ा या पितृढुंगा नामक स्थान पड़ता है। ठीक है, कोतवाल चबूतरा के समीप ही चंपावत में क्या है, पित्रोड़ा या पितृढुंगा है। ठीक है, पित्रोड़ा पितृढुंगा कहाँ है, ये भी चंपावत में है। कोतवाल चबूतरा कहाँ है, ये भी चंपावत में। किस राजा का किला है ये कोतवाल चबूतरा, ये रावत राजा का किला है, यहाँ रावत राजा रहा करता था। ठीक है, रावत राजा को किसने हराया था, सोमचंद ने। किसकी मदद से हरा दिया था, कालू तड़ागी की मदद से, और पूरे क्षेत्र पर उसका किसका अधिकार हो गया, सोमचंद का। तो खस राजा को हरा दिया था। रावत राजा किससे रिलेटेड था, ये खस से रिलेटेड था। ठीक है, खस राजा था। तो ये था, अभी सोमचंद के बारे में कुछ तथ्य बचे हुए हैं, उन तथ्यों को हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, और आगे भी क्लास इसी प्रकार से जारी रहेगी। तब तक के लिए नमस्कार, कल फिर मिलते हैं।